साथियों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सॉइल से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इस लिहाज से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे पहले कि हमारी जो है तो 3 क्लासेस आ चुकी हैं PYQ की, उनमें भी आप विजिट करेंगे और उससे ये समझ पाएंगे कि आखिरकार इस टॉपिक से कैसे प्रश्न डिज़ाइन किए जाते हैं और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से और इस टॉपिक को कितना बेहतर बना सकते हैं, यह समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा अपना पहला प्रश्न। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का pH मान कितना होने की संभावना है। यहाँ यह पूछा जा रहा है pH मान की, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द फर्टिलाइज लैंड ऑफ ग्रोविंग नॉर्मल क्रॉप्स। तो सामान्यतः जो फसलें उगाई जा रही हैं तो उनके लिए यह पूछ रहा है कि आखिरकार कितना pH मान होना चाहिए सॉइल का। तो 3, 4, 6 से 7 या 9 से 10। इसका जो सही आंसर है, इसके अगर आप आंसर की बात करें तो वह है 6 से 7। यानी कि जो pH वैल्यू है, अगर हम बात करें सॉइल के pH वैल्यू की, तो कितना है 6 to 7। अब अगर इसका नॉर्मल pH वैल्यू 7.2 से 7.3 तक देखा जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग यह आंसर होगा। अगर इस वैल्यू से अधिक होती है, यानी कि 8 हो 9 हो, तो ऐसी जो होगी वह क्षारीय होगी। कैसी सॉइल होगी? क्षारीय। और अगर इस वैल्यू से कम होती है, कैसे कम, तो यह होगी अम्लीय। यानी कि यह एसिडिक सॉइल होगी, एसिडिक सॉइल। और यह कैसी होगी? बेस सॉइल होगी, क्षारीय सॉइल। तो इनके माध्यम से अलग अलग इसमें उत्पादकता क्षमता जो है तो मृदा की कम हो जाती है। तो मतलब एक नॉर्मल ये आदर्श pH वैल्यू है कि इतना वैल्यू होना चाहिए इसके लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह रहा अगला प्रश्न कि मृदा का लवणीय भवन मृदा से एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। यह पूछा जा रहा है कि ये जो लवणीय भवन है, यानी कि हम सेलाइन बिल्डिंग जो है, क्या है सेलाइन बिल्डिंग, ठीक। सेलाइन बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग की बात कर रहा है कि इसके माध्यम से आखिर क्या प्रभाव पड़ता है मृदा में। तो यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। यह भौम जल स्तर को ऊपर ले जाता है या मृदा के वायु अवशेषों को जल से भर देता है। तो ये आपको बताने। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, दिस मेक्स सम सॉइल। तो इसके मतलब कि यह अपारगम्यता बढ़ा देता है, इस मृदा का इम्पेरिबल कर देता है। तो जब यह अपारगम्यता बढ़ा देगा तो यानी कि मृदा की एक प्रकार से यह जो पृष्ठ होगा यह कैसा हो रहा होगा, सॉलिड। जब सॉलिड होगा, इस आधार पर इस पर उर्वरकता की क्षमता में क्या होगी, कमी होगी। तो यह ऐसी जो मृदा का निर्माण होगा वो किस क्षेत्र में होगा, जहाँ शुष्कता होगी। कैसी, यानी कि ये कहें हम कि वाष्पीकरण की जो क्रिया है अगर ज़्यादा होती है
तो उसके साथ भाप के रूप में वाटर वाष्पीकृत हो जाता है और उसके बाद इस मृदा में जो लवण हैं, खनिज वे यहाँ जम जाते हैं, जिसके कारण से इस तरह की मृदा बनती है। तो अब ब्रीफ में जो है, तो अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया है, तो उसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम कि आखिर ये क्षारीय मृदाएं कैसे बनती हैं और अम्लीय मृदाएं कैसे बनती हैं। तो चलिए हम लोग अपने उस प्रश्न की तरफ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मृदा कैसे बनती है। ओके, ताकि आपको ये समझ आए, इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसे ये चीजें हैं। तो जो अम्लीय मृदाएं हैं, कौन सी मृदाएं? अम्लीय मृदाएं। तो ये मृदाएं एक अवसादी प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक की प्रकृति की होती हैं। तो एक याद रखेंगे कि जो हमारी ये मृदाएं बनेगी, ये सेडिमेंट्री प्रकार की होंगी। ठीक, अवसादी मृदाएं होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जैसे पोरोसिटी ज्यादा होगी, सेडिमेंट्री है। तो ये मृदाएं जैसे लेटराइट है, लौहमय यानी कि इसमें लौह के तत्व अधिक होंगे, लाल रंग की होंगी। तो इस तरह की मृदाएं में इसका विकास होता है। तो जो वो क्षेत्र है जहाँ ये क्षेत्र कैसा होगा? नमी युक्त होगा। कैसा क्षेत्र? नमी युक्त प्रभाव से होगा, जिसके माध्यम से जो तापमान है और ये नमी युक्त है इस क्षेत्र में, साथ ही साथ यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होगी। क्या होगी? इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा भी होगी। यहाँ आप समझें कि अत्यधिक वर्षा भी होगी, अत्यधिक वर्षा। ओके, तो इस आधार पर जब अत्यधिक वर्षा हो रही है, तापमान भी है, नमीयुक्त जलवायु भी है, तो इसके कारण इस क्षेत्र में तीव्रता के साथ एक चीज होगा, अपक्षालन होगा। क्या? अपक्षय की प्रक्रिया होगी, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। क्या होगी? तीव्र हाई वेदरिंग होगी। क्या? हाई वेदरिंग होगी। इसके माध्यम से इस क्षेत्र में जो प्रक्रिया होगी, जो तत्व हैं, तो तत्व नीचे की तरफ रह जाते हैं, भारी तत्व, और ऊपर निकल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ जब वर्षा होगी तो लीचिंग की प्रवृत्ति भी होगी। क्या होगी? लीचिंग, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। लीचिंग यानी कि जो तत्व होते हैं तो नीचे की तरफ भी मृदा की जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसके माध्यम से यह मृदा अनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, अनफर्टाइल मृदा हो जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए सामान्यतः हम चूने का प्रयोग करते हैं। इसका लाइम यानी कि चूने का प्रयोग किया जाता है। चूने का प्रयोग, और ताकि यह मृदा अपने वास्तविक रूप में आ जाए। तो यानी कि अम्लीय मृदा को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये याद रखें, चूने का प्रयोग। अब बात करते हैं अगर हम क्षारीय मृदा की, तो ये जो क्षारीय मृदा है ये शुष्क, अर्धशुष्क और दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कैसे? ये जो मृदा है तो यह शुष्क, अर्धशुष्क एवं दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, इन क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण होता है। तो इसमें एक प्रक्रिया होती है, वो है केशिका, जिसे हम कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं। केशिका क्रिया, केशिका क्रिया, इसके माध्यम से ये जो तत्व होते हैं तो ऊपर की तरफ मृदा में आते हैं। जब मृदा में ऊपर की तरफ आते हैं तो इन तत्वों की भारी मात्रा हो जाती है, जो क्षारीय तत्व हैं। ठीक, कि इन तत्वों की जब भारी मात्रा हो जाती है, कैल्शियम, पोटेशियम, इन तत्वों की जब अधिक होगी इस क्षेत्र में,
तो ये क्षारीय प्रकार की मृदा बनेगी। तो इस मृदा को ठीक करने के लिए, यानी कि इसके जो हम कहें कि उपचार, इस मृदा के उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें है जिप्सम। उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का। तो याद रखें कि इस मृदा के उपचार के लिए हम चूने का प्रयोग कर रहे हैं और इसके उपचार के लिए जिप्सम का। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।